नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि बाल विकास का जो है कैसे हम लोग तैयारी करें और कैसे क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और हमने जो कुछ क्वेश्चन भी लिया है एज इट इज अब की बात वही 2024 में यहीं से सीधे एक ही वीडियो से सारा क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक, आप मान के चलिए कुछ नहीं तो 75% हमारे इस वीडियो से आएगा। और यहाँ पे ये हम जो ट्रिक जो हमने बताया है यहाँ सब पे, इसको आप अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हो जाएंगे, क्योंकि आपका पहला पेपर बाल विकास का ही होगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मतलब जैसे कि पहला पेपर जब आप देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा ना। तो इसलिए इस हम ट्रिक को अपनाए हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आपका बस बेड़ा पार। ठीक, चलिए, अगर नहीं मिला तो आप क्या करिएगा, जो है आप कमेंट में इसके बाद चाहे जो कह दीजिएगा, ठीक है, पेपर देने के बाद, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या है, जैसे देखिए आपका पूछेगा पहली वो जो है आपका, जैसे कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा प्रयोग किया था। जैसे थानडाइक का बिल्ली छोटी सी भूल, जैसे ये एक ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी ट्रिक। थानडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पावलो का कुत्ता क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत, कॉलर के बंदर को आ गई सूझ। अब ये 4 लाइन अब आप जो है कविता की तरह अगर याद कर लेंगे तो उससे क्या होगा। अब थानडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसने कौन सा सिद्धांत दिया, छोटी सी भूल का, यानी भूल या प्रयास का सिद्धांत दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और उसका जो है किस पर क्रिया था, उद्दीपक और प्रतिक्रिया से संबंधित था। तथा उसने क्या किया था, मछली का टुकड़ा या मांस रखा था। अगर आपने इतना अगर आपके माइंड में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर तो और आप कहानी लिख सकेंगे कि नहीं, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बिल्कुल लिख सकेंगे। लेकिन इतनी बातें तो आपको याद तो आना चाहिए उस समय तुरंत। हाँ, उसमें क्या था, थानडाइक में क्या था, थानडाइक में क्या था। जब आप पेपर में जाएंगे एग्जाम सेंटर हॉल में ना, तो आपको भूल जाएगा। तो बस इसी ट्रिक के लिए, इसी चीज के लिए हमने बनाया है ये ट्रिक। और पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा नहीं कहीं, इस छोटे से वीडियो में। इस समय छोटा वीडियो बड़ा धमाका है ना, क्या एक ऐसे कुछ डायलॉग है ऐसे। इसके बाद पावलो का कुत्ता क्लासिकल कूल। अब कुत्ता क्या काम था, लार टपकाना, घंटी के बजने के साथ साथ क्या करता था, पावलो जी ने भोजन देते थे या रोटी देते थे। तो उसका क्या था, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत था। ठीक, इसके बाद स्किनर महोदय ने किसका प्रयोग किया था, चूहे का प्रयोग किया था। इसने किस पर बल दिया था, सीखने के बल जो दिया था, यानी सीखने में पुनर्बल का सिद्धांत दिया था स्किनर महोदय ने। इन्होंने कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कबूतर और कहीं कहीं पे आपको चूहा, लेकिन आपको चूहा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और इन्होंने आर थियरी भी दिया था। इसके बाद अगला है बंदर, यानी कि कोहल के बंदर को आ गई सूझ। यानी कोहल भी किया थे, कोहल महोदय यह भी एक मनोविज्ञान, उसने भी जब प्रयोग किया तो उसने क्या दिया, समझ का सिद्धांत दिया। किसका, सूझ का सिद्धांत या समझ का सिद्धांत, यानी कि समझदारी का। ठीक, तो उसने किसका प्रयोग किया था, उसने जो है एक चिंपैंजी बंदर का प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। ये आपके एक एक नंबर में यहाँ से ये मान के चलिए आप, यहाँ से आपके मान के चलिए आप 5 नंबर या 8 नंबर, कम से कम 8 नंबर आपका केवल इतने से, जितना हमने बताया इतने से आएगा, केवल इतने से आएगा। ठीक, आगे बढ़े। और आज की वीडियो ये वाली ऐसे नहीं कि आप लोग कट करके बस चले जाइएगा, आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाले में सारा कुछ हमने एक भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं इसमें ऐड किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बालक की अवस्था पूछेगा, किसमें, अति लघुत्तरी में 1 नंबर में पूछेगा। ठीक, तो आप तुरंत लिखिएगा, बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये पूछेगा जरूर, 100%, 100% जरूर पूछेगा। और ये आप उम्र भी लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए। अब इसके बाद परिभाषा कोई ना कोई जरूर आपसे पूछेगा, और परिभाषा सबसे ज्यादा मस्ट है। और यही परिभाषा जो है भूलता है क्यों, क्योंकि किसी ना किसी के अनुसार आप अगर देंगे तो आपको जो है क्या होगा, आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आधा नंबर दे देंगे। ठीक, एग्जामिनर। इसलिए आप क्या करिएगा, सबसे जो आसान है, यानी कि अगर आपका शैशवा काल आ गया तो आप तुरंत जानिएगा इसे क्या कहते हैं, आदर्श काल भी कहते हैं। ठीक, अब किस मनोवैज्ञानिक ने कहा ये बातें, वाइलेंटाइन महोदय ने। किसने, वाइलेंटाइन महोदय ने। अगर आप क्रो एंड क्रो महोदय की बात आप करेंगे तो इन्होंने कहे हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इन्होंने शैशवावस्था क्या कहा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तथा अगर हम फ्रायड की बात करेंगे तो फ्रायड महोदय कहते हैं कि जो शैशवावस्था का जो बच्चा होता है वह अपने 4 से 5 वर्ष के प्रारंभिक काल में
वह उसको जो सीखना होता है, जो बनना होता है, वह उसी अवस्था में सीख लेता है और बन जाता है। ठीक, ये फ्रायड महोदय कहते हैं। तो इनमें से आप अगर आप एक लिखेंगे इन तीनों में से, तो आपको तुरंत एक नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल्यावस्था की परिभाषा। अब बाल्यावस्था की परिभाषा कौन है? एक है कोल एंड ब्रूस महोदय। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसे क्या कहा? जीवन का अनोखा काल कहा। ठीक, उसमें क्या था? आदर्श काल। आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय। इसमें कोल एंड ब्रूस महोदय ने क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। और इसके बाद रास महोदय क्या बोले हैं? रास के अनुसार मिथ्या या परिपक्वता काल, यानी कि इसे लोग बाल्यावस्था, बालक अपने आप को बहुत समझदार समझता है, अपने आप को परिपक्व समझता है, लेकिन ये बातें क्या होती है? मिथ्या होती है। तो इसे क्या कहा? मिथ्या या परिपक्वता काल कहा गया। ठीक, अब आ जाते हैं किशोरावस्था पे। अब किशोरावस्था की अगर आपको परिभाषा पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा? क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की क्या है? शक्ति है। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं किशोर में जितनी हर किसी व्यक्ति के पास ताकत होती है, उतना ना आपके बाल्यावस्था में होती है, ना आपके जो शैशवावस्था में होती है, ना प्रौढ़ावस्था में, ना किसी भी अवस्था में। तो जितनी ताकत आपकी मानसिक, शारीरिक, कुछ भी जितनी आप ताकत देखें, सब कुछ आपका किशोरावस्था में ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद आपका जो है रास महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्त है। ठीक, ये है किशोरावस्था की परिभाषा। अब आ जाते हैं बालक में तीन विकास। तीन विकास का मतलब होता है कि कितने प्रकार से विकास हो सकते हैं। यह भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, एकदम 100%। तो आप क्या लिखिएगा? शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। अगर ये लघु उत्तरीय पूछा तो इन तीनों को हेडिंग बना के आप इसके अंदर भी अगर आप लोग दो दो लाइन लिखेंगे ना, तो आपका क्या कितना हो जाएगा? लगभग अगर आप 15-15 लाइन लिखेंगे तो 15 या 45 लाइन ये हो जाएगा, और इसके बाद दो दो तीन तीन हेडिंग डाल देंगे तो आपका 50 वर्ड बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो, ये जो वीडियो हमने बनाया पूरा रिसर्च करके मतलब पूरा बनाया है। ठीक, ऐसा नहीं कहीं से बस कॉपी करके उठा के बस ऐसे डाल दो चाहे जैसे, है ना? चलिए अगला है रुचि और ध्यान या अवधान। इस पर क्वेश्चन आएगा। और दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता। इस पर क्वेश्चन 100% आएगा। ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम आना ही आना है। तो इसमें क्या आप लोग लिखिएगा? जैसे इसमें होता क्या है, जिसमें कोई भी काम का पूर्ण मनोयोग से किया जाता है उसे ध्यान या रुचि का उसमें क्या होता है? योगदान होता है। ये हमने ऐसे ही कंसेप्ट बता दिया, लेकिन ये नहीं लिखना है। हालांकि इससे रिलेटेड आपको और उसको घुमा के आगे पीछे करके अच्छे से जो है कि रुचि क्या होती है हेडिंग डालकर, ध्यान क्या होता है, ध्यान को हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में अवधान कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप अच्छे से लिखेगा। ये हमने जो लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये छाप के आना है, ये हमने केवल कंसेप्ट बताया कि इस ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये आपको हमने याद दिलाने के लिए हमने बोला कि जब आप पेपर देते जाएंगे तो इस एक पेपर पे इसका प्रिंट आउट अगर आप निकलवा लेंगे तो उसको दोहराते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सीरीज तो फिर आप रख नहीं पाएंगे, है नहीं? सीरीज तो आप पहले ही पढ़ सकते हैं ना, लेकिन एक सरसरी निगाह से थोड़ा सा दोहराने के लिए, कि ताजा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? केवल इसी का प्रयोग आप कर सकते हैं, या आप फोन में देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखिए भिन्नता आपका जो है दो प्रकार से होता है। जैसे एक सामाजिक भिन्नता होता है, एक व्यक्तिगत भिन्नता, एक सामूहिक भिन्नता होता है। तो सामूहिक और व्यक्तिगत जो भिन्नता होता है तो बच्चों में कैसे होता है, क्यों भिन्न होते हैं? कोई सामाजिक रूप से भिन्न होता है, कोई जो आर्थिक रूप से भिन्न होता है, कोई जो है यानी कि अलग अलग प्रकार से लोग भिन्न होते हैं। तो हर व्यक्ति का या बालक का अलग अलग गुण होते हैं, तो हर बालक एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। आप देखेंगे एक बालक का जो गुण है वही जो है गुण वो दूसरे बालक में मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर बालक अपने आप में क्या होता है? भिन्न होता है और यूनिक होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है बुद्धि लब्धि। अब देखिए बुद्धि लब्धि क्या होता है, यानी कि बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि लब्धि से भी आपका क्वेश्चन आना ही आना तय है बिल्कुल। तो किसी भी बालक से जब उससे प्रश्न पूछा जाता है, या वह अपने स्तर से ऊपर का जवाब दे देता है या कम स्तर का जवाब देता है, तो उससे क्या होता है? उस बच्चे की IQ लेवल मापा जाता है, यानी कि बुद्धि लब्धि मापा जाता है। तो उसका एक सूत्र है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। तो इसको किसने दिया था? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सामान्य बालक का IQ लेवल कितना है, तो आप बोलिएगा 90 से लेकर 110 तक। अगर बोलेगा
कि जो है प्रखर बुद्धि के या एकदम जिसे प्रखर बुद्धि की जो नहीं होती, अधिकतम 140 आई यानी कि नापी गई, यानी कि जो 140 जिनका IQ लेवल होता है वो बहुत ही प्रखर बुद्धि के होते हैं। अगर आपसे पूछेगा जड़ बुद्धि तो आपका वही मान के चलिए 30 से 40 या 30 से 40 नहीं, 40 से 50 आप कर लीजिए, ठीक। और इससे भी बिलो जाएंगे, यानी कि 25 से शुरू होता है और हाईएस्ट कितना तक जाता है 140 तक। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, केवल यही जो है सामान्य बालक की IQ लेवल कितना होता है। तो आप कितना बताएंगे, 90 से लेकर 110 या कहीं कहीं पे आपको 109 भी मिलेगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद है पठार, सीखने का पठार, ठीक। क्या, सीखने का पठार। अब पठार क्या होता है, जैसे अब आप जैसे चोटी रहती है एक, तो उस चोटी के ऊपर ऐसे अगर काट दिया जाए उसकी चोटी तो ऐसे बन जाता है, तो ये क्या होता है, ये प्लेटू यानी कि पठार बन जाता है, ठीक। जब पठार बन जाता है इसका मतलब जब कोई भी बच्चा जब सीखता है तो उसका शिखर क्या होता है, ऊपर की ओर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, यानी कि ऊपर जाता है। तो जब उसका सीखना जब वो छोड़ देता है तो उसका शिखर जो क्या होता है, इस तरह प्लेन यानी कि हो जाता है पठार की तरह, फिर वो धीरे धीरे इस तरह गिरने लगता है, उसका ज्ञान क्या होता है, भूलने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, ठीक। तो हमने परिभाषा क्या लिखा, थोड़ा सा देखिए, और वैसे लिखना है आपको, अपने मन से अच्छे से लिखना है। हमने जो है क्या किया, केवल आपको याद दिलाया कि सीखने का पठार वास्तव में होता क्या है, ठीक। बात समझ में आई। चलिए अगला, सीखने की प्रक्रिया में सीखे गए का मूल्यांकन हम पठार के वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं, या धनात्मक, ऋणात्मक या मिश्रित, या 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक। जैसे क्या होता है, एक बार जैसे मान लीजिए यह वक्र है, तो यह जब बुद्धि, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब सीख रहा है तो उसको अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो उसका वक्र क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा, धनात्मक होगा। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उसका वक्र क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे मान लिया कुछ सीखा, फिर मोटिवेशन आया, फिर सीखा, फिर मोटिवेशन आया, फिर सीखा, फिर डीमोटिवेशन हो गया, फिर नीचे डाउन हो गया, फिर मोटिवेशन आया, फिर, यानी कि इस मध्य वाला जो मामला हो जाता है ये सीखने का पठार में आता है। फिर धीरे धीरे फिर वो डिमोटिवेट होकर फिर वो धीरे धीरे उसका डाउन क्या हो जाता है, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक, यानी कि सीखने में। तो ये कहा था आपका ऋणात्मक में आता है, किसमें आता है, ऋणात्मक में। इसके बाद एक मिश्रित होता है, जो वह सीखता रहता है फिर भूलता है, फिर सीखता रहता है फिर भूलता है, फिर सीखता रहता है भूलता है, यानी कि बराबर चलता रहता है, ये आपका मिश्रित होता है, ठीक। बात समझ में आई। यानी कि कोई भी जो बच्चा होता है, कोई एक तेज बुद्धि का होता है, कोई एक औसत बुद्धि का होता है, कोई एक निम्न बुद्धि का होता है ना, तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला है अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा का मतलब वही प्रेरणा या मोटिवेशन, या किसी को प्रेरित करना किसी चीज के लिए, ठीक। तो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने वाला जो तत्व होता है, यह क्रिया अभिप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे इसमें आपका 2 प्रकार का अभिप्रेरणा होता है, एक होता है दैहिक अभिप्रेरणा, दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरणा। अब जैसे जो दैहिक जो अभिप्रेरणा होता है वो जन्मजात बच्चा जन्म से ही वो प्रेरणा उसको मिलती है, यानी कि घर से उसका मोटिवेशन मिलता है। जैसे उसके माता पिता जिस मतलब जैसा उनका परिवेश जैसा रहता है, वो उस हिसाब से उनका बच्चा भी क्या करता है, उसी हिसाब से मोटिवेट रहता है, ठीक। और मान लीजिए जो अर्जित जो प्रेरणा होता है ये वातावरण से अपना सीखता है, अपने समाज से देख कर किसी को, अच्छा उन्होंने नौकरी पा गया तो हम भी पढ़ेंगे, अच्छा उन्होंने नौकरी पा गया तो हम भी पढ़ेंगे। अच्छा ये जो जन्म से वाला होता है ना, इसमें क्या होता है, उनके पापा भी MBBS, उनकी मम्मी भी MBBS, तो बच्चा क्या करेगा, वो मजदूरी करेगा नहीं, वो भी नीट की तैयारी करेगा, वो भी IIT की तैयारी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आगे आएगा पुलिस की तैयारी करने, ठीक, BTC करने आएगा। यानी कि वो परिवेश के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। तो उसको मोटिवेशन मिलता है वहां से, ठीक। आगे बढ़े बाबू। चले, बात समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा एक बार, कौन सी बात समझ में नहीं आई ये भी बताइएगा। बुद्धि, अगला है बुद्धि। हाँ, बुद्धि से भी क्वेश्चन आपको आना ही आना तय है, बिल्कुल। तो कार्य करने की एक विधि है ना, क्या है, बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है जिससे ज्ञान में क्या होता है, अर्जन की क्षमता भी होती है। और अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप लिखेंगे, जैसे उडरो के अनुसार, किसके अनुसार, उडरो के अनुसार, तो उडरो महोदय ने क्या बोला कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन की क्या है, क्षमता है। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको और अच्छी बात है, अगर आपने हेडिंग डाल के उडवर्थ के अनुसार लिख दिया तो, ठीक। अगला है व्यक्तिगत, सॉरी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी है ना। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व आपका 3 प्रकार का होता है, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। अब जैसे कोई भी बच्चा जो होता है वो आपका बहुत बड़बड़ बड़बड़ करके क्लास में बहुत हल्ला करता है, बहुत बोलता है,
वो शांति से बैठ नहीं सकता है ना। वो क्या होता है, वो आपका बहिर्मुखी के अंतर्गत आता है बच्चा। और कुछ अंतर्मुखी बच्चे होते हैं जो वो स्वभाव से बिल्कुल शांत रहेंगे, वो अंदर ही अपना जो भी कुछ उनको कहना होगा, सुनना होगा या अपने आप को जो फील महसूस करना होगा वो सब अंदर ही अंदर कर लेंगे, किसी से कुछ कहेंगे नहीं। ठीक, वो अपने मन में ही सारी कुछ बात अपनी छुपाए रखते हैं। और कुछ मतलब उभयमुखी होते हैं जो इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है, इन दोनों का कॉमन, उसके अंतर्गत आपका उभयमुखी आ जाता है। ठीक, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके बारे में अच्छे से जो है लिखना पड़ेगा हेडिंग डाल के। बहिर्मुखी के अंतर्गत बच्चे ऐसे होते हैं, 2-2 3-3 लाइन। फिर अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसे होते हैं बच्चे। फिर उभयमुखी के अंतर्गत इसका हानि लाभ महत्व, इस सब आपको लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक, हम केवल इसलिए इतना मतलब याद दिला दे रहे हैं आपको, ताकि जो है आपको भूले ना जल्दी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने विकास के कितना सिद्धांत बताया था, कितनी अवस्थाएं बताया, 4 अवस्थाएं बताया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका हूबहू ऐसे ही भर जा सकता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो आपके कितनी अवस्थाओं में बांटा है बालक को, 4 अवस्थाओं में। पहला क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चतुर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, वही अमूर्त का मतलब वही कि जैसे बालक को क्या होता है, जब पहले जो है यानी कि अवस्थाओं के बारे में ना, तो जैसे जब आप क्या करेंगे, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपको क्या, आप वैसे ही बता देते हैं भारत यहाँ पे है या जो है आपका घर वहां पे है, तो वो क्या कर उसके माइंड में वो चीजें फोटो बन जाती है। लेकिन अगर आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे, जब बच्चा छोटा रहेगा तो उसे पकड़ के बताना पड़ेगा कि बाबू ये ही घर है हमारा, ठीक है, ये मानचित्र है, ये भारत है, ये है। उसको अगर आप दिखाएंगे नहीं तो अपने आप को अपने माइंड में क्या कर एज्यूम नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी अभी क्षमता नहीं है। ठीक, इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी क्या है, ये भी उससे कम एज के बच्चों में पाई जाती है। फिर सबसे कम एज के बच्चों में क्या पाई जाती है, अवस्था के बच्चों में इंद्रिय जनित गामक अवस्था। उनकी जो इंद्रियां जो काम करती हैं, यानी कि केवल देखना हुआ जैसे है ना, तो ये सब, और ये सब आपका इंद्रिय जनित के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद अगला आता है वंशानुक्रम वातावरण बच्चों का प्रभाव, यानी वंशानुगत, यानी कि अपना वंशानुक्रम का तथा वातावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको आ सकता है अंतर भी लिखने के लिए, आ सकता है टिप्पणी भी आ सकता है लिखने के लिए, इस सब आ सकता है। ठीक, तो बच्चे के माता पिता जैसे गुण होते हैं वैसे ही बच्चे के अंदर गुण आएगा, तथा वातावरण का भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का एक अपना अलग प्रभाव पड़ता है, और माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक अपना अलग प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। ठीक, तो इसके बारे में अच्छे से आप लिखिएगा कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम में। अगर आपका गुणसूत्र वगैरह पूछ लिया तो गुणसूत्र में भी आप बताइएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र आपका कॉमन होता है, 23वें जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए होता है। ये सब आप अच्छे से वहां पे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। हाँ, एक सूचना और यहीं पे दे देते हैं, इनकार्नेशन क्लासेस के ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको वहीं पे ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक, फिर इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, और चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन अब की बार आएगा। ठीक, चलिए, अगर नहीं मिला क्वेश्चन, अगर भाई साहब ना मिला क्वेश्चन ना, पहले बार बताए थे एक हम क्वेश्चन अगर आपके ना मिले, ठीक, ये हमारे खाली एक वीडियो से, तो पेपर देख के पहले हमें खूब बढ़िया से गाली दी है कमेंट में आए के। ठीक, जौन तुम्हारे समझ में आई तौन करे, लेकिन इनके पहले पूरा देखा और यहीं पेपर में फंस जाए मामला, बाकी सीरीज उरीज अपन रटल करे। ठीक, आई जा पहले क्वेश्चन पे, ढेर बतियाई ना है। सरसवावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषता फटाक से बता दिया कि लड़का का कराल पहले, जब जो है ना पहले ओकर संवेगात्मक विकास में क्या होता है, वो उछलता कूदता है, वो खिलखिलाता है। जब वो किसी अपने पास आते हुए देखता है तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी का हुई लड़का के, माने सरसवावस्था के लड़के के बच्चा के अंदर का हुई, एक बाद लड़का का वजन बहुत तेजी से बढ़ी, का हुई, लड़का के शारीरिक विकास में वजन इतना तेजी से बढ़ी, एकदम कहा मत, पहले होकर 300 कुछ हड्डी रही, सॉरी कितना 370 शायद ना, ऐसे कुछ रहता है। फिर इसके बाद 270 आ जाता है, शायद 300 या नहीं 350 रहता है शायद, है ना, 350 रहता है, इसके बाद 270 आ जाता है। यानी कि इतने तेज हड्डियां उड्डियां जुड़ती हैं फटफटा के पूरा एकदम, कहिए मत। और उसका वजन 2-3 महीने में पूरा इसका एकदम मान के चलिए बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक,
ये हो गया। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था से आप सभी लोग जानते हैं, यह अवस्था आपका तड़ित झंझावात की अवस्था कहा जाता है। इसे किल पैट्रिक महोदय ने कहा। किसने कहा? किट पैट्रिक, किल पैट्रिक है ना, किल पैट्रिक, किल पैट्रिक, पैट्रिक, किल पैट्रिक महोदय ने इसे तड़ित या झंझावात कहा है। किसको? किशोरावस्था को। तो इस अवस्था में बालक की उम्र कितनी होती है? 13 से लेकर जो है 19 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे टीन एज भी कहा जाता है। क्या? टीन एज भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा टीन एज कहाँ से कहाँ तक होता है तो क्या कहेंगे आप? 13 से लेकर 19 तक या 13 से लेकर 18 तक। ठीक, बात समझ में बाबू? अब देखिए किशोरावस्था, अब किशोरावस्था के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि उसके शारीरिक ढांचों में अत्यंत जो है क्या होता है, परिवर्तन आता है। उसके जो है हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं तथा उनमें जो है किसी भी कार्य करने की ताकत या क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक नंबर में आएगा तो 3 लाइन लिखिएगा, 30 जो है शब्द हुआ, बात खत्म। बात समझ में आई? इसके बाद आ जाए अगला, समंजन या समायोजन। तो कौनो भी काम कैले के लड़का के समायोजन यानी कौनो भी चीज एडजस्ट कैले क्षमता कैसे होकर है और कैसे होकर एडजस्ट कई जाए, कहाँ काम ठीक है कहाँ काम ना ठीक है, इस सोच समझ हमन बिल्कुल गांच के लिखा है हमन। बात समझ में आई? 3 लाइन में लिखा है, 4 लाइन में, 1 नंबर फर्स्ट क्लास एकदम रखल है। आई जा अगला, चिंतन और तर्क। तर्क चिंतन में का है? लड़का तर्क करी तब क्वेश्चन पूछी, सर ई वाला सवाल ऐसी ना ऐसी कैसे हो गया, ई वाला ऐसी ना ऐसी कैसे हो गया, तो आप लिख सकला तर्क की क्षमता बालक में जो है बाल्यावस्था के या उत्तर अवस्था में आपका शुरू हो जाता तथा किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था में तर्क करने की क्षमता जो विकसित हो जाती है तथा चिंतन जो है वो धीरे धीरे करने लगता है तथा किसी भी व्यक्ति की परिकल्पना भी वो धीरे धीरे करने लगता है। या कुछ भी यानी कि आप इस टाइप का कुछ भी अगर आप लिखेंगे, थोड़ा सा भी अगर तर्क और चिंतन से मिलेगा तो आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक, हाँ, लेकिन हेडिंग अच्छे से केवल डाल दीजिएगा। इसी ट्रिक के लिए आज हम ये वीडियो लाए हैं ताकि मतलब आपको परेशानी ना हो बहुत ज्यादा कि अरे ये जो है इसमें कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या, कुछ नहीं, ऐसे लिख के आया, बात एकदम मामला सही रही। आ जा अब अगला क्वेश्चन। बात समझ में आवत थी ना? हाँ, बाल्यावस्था में सामाजिक और मानसिक शारीरिक विकास। अब जैसे सामाजिक विकास कैसे हुई बाल्यावस्था में, लड़का का हुई टोली बनावे शुरू कर दे, लड़का समाज के साथे घूमने शुरू कर दे, लड़का बदमाशी करे सीख दे, बगल के साथे मम्मी हाउ लड़का हाई करत है, हाउ रोहन नहीं करत हूँ, हम हूँ करब, हाई खेले गई ना हम खेले जाब। सामाजिक का होता है विकास होता है धीरे धीरे। एक बाद मानसिक विकास हुई, सोचले समझले क्षमता का हुई बढ़े लगी लड़का। जब पहले लड़का जब का सैसवा अवस्था में रहा तो उ जौन का जौन है काफी बहका जा तो बहक जाता, लेकिन अब का लड़का 6 वर्ष से लेके अगर 13 वर्ष तक का है यानी 8-10 साल का लड़का तो टाफी दे के बहका पाई बा, वो कही अच्छा हम टाफी दे के बहका होता यानी कि समझ जाई ओकर का मानसिक लेवल है का बढ़ गया है। बात समझ में आई? आ जा शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में क्या होता है, उसकी टोटल हड्डियां 206 हो जाती हैं सभी जुड़कर। पहली बात लिख दिया। दूसरी बात क्या लिखा दूसरी लाइन में, इनमें शारीरिक विकास में जो है वजन तेजी से बढ़ता है तथा इनकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट लिखा। तीसरा पॉइंट क्या लिख दिया कि इसमें सोचने समझने की क्षमता जो है पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तथा किसी भी चीज को निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाते हैं बालक। ठीक, कारण बाल्यावस्था में भाई 6 से लेकर 13 साल तक का लड़का का हुई, वो समझदार हो जी पूरा एकदम काबिल। आज का लड़का जो है 5G वाला हम सब समझदार हम एकदम। अब भाई जहाँ सैसवा अवस्था का बच्चा 3-4 साल का वो लड़का रहे ना, वो जवन बात बतियाई कि दिमाग खराब हो जाला पूरा एकदम, सोचे के मजबूर हो जाला पूरा पूरा एकदम माइंडेड लड़का आजकल पैदा होता है। ठीक भाई साहब, आगे बढ़ी चला। आई जा व्यक्तिगत भिन्नता में। व्यक्तिगत भिन्नता का होला यानी कि हर लड़का भिन्न होला। पहली बात समझा कैसे भिन्न होला, जैसे वो लड़का अगर चॉकलेट पसंद करा था तो कौनो जरूरी ना है कि वो लड़का चॉकलेटवा पसंद करे। वो कहीं ना ही हम है जौन है किस्मी ले, वो लड़का कहीं ना ही हम कोरमा ले। तो अच्छा ये बतावा का वो लड़का अगर सबका अगर एक्का तारे होकर अथुआ रहत तो का सब एक्का ना पसंद कर ले, सब ना चॉकलेट ले ले। यही माले लड़का का होना हमेशा हर प्रकार से भिन्न होना और कौने कौने प्रकार से भिन्न होना, हेडिंग डाला सामाजिक तरीके से, मानसिक तरीके से
और शारीरिक तरीके से। इन तीनों तरीकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब दो लाइन लिखा आराम से 50 वर्ड हो पट्टे दे आपके 2 नंबर मिले, आगे बढ़ जाए। चलो अब अगले क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व की परिभाषा। अब व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति को जो अपने के यानी कि जो वो एक दर्पण के रूप में कार्य करता है ना। व्यक्तित्व क्या होता है कि वो उसका रहन सहन और उसका सारा कुछ कल्चर, उसका परिवेश जो है वो उसका परिचय कराता है। उसका व्यक्तित्व वह किस समाज से बिलोंग करता है यह व्यक्ति। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या पैंट शर्ट खूब बढ़िया से पहन के आयल है, जींस मोजा जूता सब लगौले, टाई बेल्ट और हेयर बाल वाल सब एकदम मस्त है। तो देखता है बता ई भैया अमीर एक घर का लड़का है। क्या करे, घर का लड़का अमीर एक घर का है। अब मान ला, अब लड़की है नहीं, मान ला अपन पहननी पूरा अच्छे से, पूरा अपन 10,000 वाला हो, का कहा जाला होगा, लहंगा वहंगा जवन भी आवत हो दुनिया भर का, साड़ी वगैरह जवन भी। ओहो, इनकर इतनी इनकम है, इनका पर्सनालिटी भाई अलग है। अब क्या वो आईफोन लेल है? अरे भाई आईफोन वाले के बतिये छोड़ा, उनकर बतिये आकाश में जाले, उनका बात धरती में रहबे न करेले। बात समझ में आई भाई साहब? आज के क्लास एकदम इंटरेस्टिंग रहे चाहिए और एकदम बोर ना हो से, मामला एकदम फिट कहें। क्वेश्चन ज्यादा है, अब क्वेश्चन ज्यादा है तो वीडियो तनकी लंबी हुई, यही माले हम थोड़ी सी अवधि बोलत ही, परेशान मत हो तन को। आज की वीडियो बेड़ा पार कर दी बाल विकास वाले में। ठीक, यह काम शिक्षण अधिगम वाले में करे भाई साहब। ठीक है, मजा आवत है ना? अब आ जा कोने वाली वीडियो, कोने वाले फॉर्म है व्यक्तित्व तो है गया, परिभाषा लिख डाला, ऐसे डाल दिया कौनो जवन है, चाहे मतलब केहू के मनोवैज्ञानिक के नाम डाल दिया फलाने के अनुसार। आई मत सोचा कि अरे ई हवा कि ना हो, कुछ ना, कौनो डालला हेडिंग बढ़िया डालला, लिखला गोंज के 2 लाइन, बात खत्म। वो का जाना है हमें कि दूसर क्या है, अपना चलाक ना रहा है वहां का मास्टर। अधिगम से आप क्या समझते हैं? अब देखा यो क्वेश्चन एकदम 100% एकदम आए। अधिगम मतलब क्या होना, सीखना और सिखाना, यानी कि सीखना और सिखाना, यह जो दोनों इस प्रक्रिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, अधिगम। यानी कि जैसे अगर मान ला मास्टर कौन है, उस तुम्हें सिखावत है तो अपनो सीखत है। बात समझ में आई? जैसे मान ला अब आप सब का होगा, अब आप सब तो मास्टर बनी है। जब आप सब मास्टर बनी है भविष्य में, क्या करें, ऐसा तो है ना कि आप अगर बच्चों को सिखावत हो तो आप भुला जाइए, आपो को उतना कंठस्थ हो जाए चीज। ठीक, बात समझ में आई? तो ऐसा लिख दिया पूरा एकदम अपन अपनी भाषा में कायदे से कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक को हम सिखाते हैं तथा उसके साथ साथ अपना भी सीखते हैं। तो उसमें दोनों लोगों का अधिगम होता है तथा ज्ञान का अर्जन होता है। ऐसे दाब के लिख के आया, बाकी मामला फिट है। अगर मन कहे तो के हो जो है फलाने का अनुसार लिख दिया, सिरीजिन देख लिया। ठीक, आइए जा अगले क्वेश्चन पे। कल्पना से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो कल्पना क्या होला, कल्पना वह होता है जो परोक्ष चीजों को हम उसको एज्यूम करते हैं, यानी कि जो चीज हम देखत ना है खाली होके हम अपने मन में क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, हाँ ऐसे हो ऐसी ऐसी, ये क्या होला, कल्पना होला। तो बालक क्या करता है, कल्पना करना क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं बालक जो है बाल्यावस्था से ही वह कल्पना करना धीरे धीरे सीख जाता है और तथा वो कल्पना में विचरण करने लगता है। तो एक बात आपन ही हाँ बढ़िया से 3-4 लाइन लिखिया, बस हो जाई समाप्त। अब आगे रुचि पे। रुचि का है तो किसी भी कार्य करने में जब कोई भी बालक की जब रुचि उत्पन्न होती है तो वह कार्य बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? वह कार्य आसान हो जाता है। वह आसान कार्य करने की क्रिया क्या कहलाता है? वह रुचि, इंटरेस्ट, यानी कि इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटरेस्ट के कार्य ही वह कार्य क्या हो गया, आसान हो गया। तो इससे क्या होता है, काम आसानी से और जल्दी से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कोई भी बालक जो है जब वह अपना अगर रुचि के साथ या एंटरटेनमेंट के साथ वह कार्य करता है तो वह कार्य उसे आसान और सरल तथा आसान हो जाता है। ठीक, इतनी बात लिख दिया, मामला फिट है गलती सब। आगे बढ़ी बाबू, आगे बढ़ी। आ जा अब अगले क्वेश्चन पे। हाँ लेकिन अगर यह आ जाए लघु उत्तरी में तो हम 2-3 लाइन और जोड़िया, एक हेडिंग और बढ़ाया, महत्व है, रुचि के महत्व। ठीक, रुचि के महत्व लिखला एकदम, एक बाद फिर कौनो दिक्कत ही है ना। रुचि के महत्व में 3-4 पॉइंट लिख दा, यानी कि 30 शब्द और बन 30-40 शब्द बन जाए, 60-70 शब्द। ठीक, भाई गल 2 नंबर में ले जुड़ता है। बुद्धि, इसके बाद अगला है बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि लब्धि।
यानी कि जैसे जौने से जैसे कहले मतलब बुद्धि का होला, बुद्धि उ होला जौन से लड़का अपने आप को का अपने आप के किसी भी जौन है समस्या के समाधान जौन से का कर जाए ओकर निकाल ले। समस्या का समाधान अगर वो पा जाता है तभी तो उसकी बुद्धि काम कर रही है। इसका मतलब अगर किसी का विवेक नहीं कार्य कर रहा है, बुद्धि नहीं कार्य कर रहा है, तो क्या उसका जो समस्या का समाधान वो अपना पाएगा? नहीं पाएगा। तो आप लिखेंगे तुरंत वही कि किसी भी बच्चे का जब हम सवाल पूछते हैं तो वह उस लेवल का सवाल का अगर जवाब दे देता है तो वह औसत बुद्धि का कहा जाता है, तथा अगर वह उस औसत बुद्धि से अगर ऊपर का सवाल आता है, अगर उसका भी जवाब दे देता है तो वह प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आता है। बुद्धि लब्धि जो है आपका मेनली वैसे 3 प्रकार से होता है। एक आपका होता है औसत बुद्धि का बच्चा, एक होता है यानी कि उसे सामान्य बुद्धि का बच्चा कह सकते हैं, एक आपका प्रखर बुद्धि का, एक होता है आपका निम्न बुद्धि का। ठीक मामला ठीक। और औसत बुद्धि में लिख सकला 90 से लेके 110 तक के कहा लड़का के सामान्य बालक। बात समझ में आई? अब बुद्धि लब्धि जौन है एकर आप लिख सकाला कि मतलब बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछ सकाला। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र का होला? बुद्धि लब्धि का सूत्र यह होला कि मानसिक आय बटे वास्तविक आय। जैसे लड़का अगर कक्षा 5 में पढ़ा था तो उसे अगर 8 का क्वेश्चन पूछ लाला, जैसे अगर लड़का 5 में पढ़ा था उसे 8 का क्वेश्चन पूछ लाला, तो अगर वो 8 का जवाब दे दहला तो का करबा 5 बटे 8 गुणे 100 कर देबा तो कितना हो जाए? यानी कि 2 से कटवा 2 चौक 8 नहीं, हाँ 2 चौक 8 और 2 25 50 हो जाए, और 4 से फिर कटवा 4 एकम 4 12.5 12 25 60 12 चौक 48 12.5 और 12 25 कितना हो रहा? 12 25 12 3 36 12 चौक 12 25 60 60 और 1 61 1 सेकंड वास्तविक आए ना तो कितना हो जाएगा? 61 हो गया ना, 61 दशमलव कुछ जो भी आएगा 12 25 60 और 5 25 25 2 यानी कि 62.5, यानी कि ओकर बुद्धि लब्धि कितना आयल? 62.5 आयल। यानी कि अगर वो लड़का 8 में पढ़त है, अगर वो खाली 5 के सवाल का जवाब दे पाओ, 5 के ऊपर सवाल जवाब ना दे पाओ, यानी कि वो एकदम निम्न बुद्धि का लड़का, यानी कि ओकर देखा आयु कितना आ गई? 62.5 आ गई। ठीक बात समझ में आ गई? ऐसा बुद्धि लब्धि ज्ञान किया जाला। और सुना, अगर कक्षा 5 का लड़का है और अगर 8 के सवाल जवाब दे दल, जैसे देखा 8 का सवाल जवाब दे दल तब कितना आ जाए? 5 से काट कर 1 20 और 20 अट्ठे कितना होला? 20 अट्ठे 160, यानी कि ओकर आईक्यू लेवल 160 है पूरा एकदम। हालांकि 140 तक हाईएस्ट अभी तक गैल है, ऐसे ऊपर क्यों गैल वेल ना है। तो मैंने कक्षा 8 के लड़का अगर सवाल कक्षा 5 वो लड़का बताए थे, एक मतलब लड़का बहुत काबिल है, ओकर बहुत तगड़ी बुद्धि। ठीक है, एक लिख सकाल एकदम खूब बढ़िया से प्रश्न बनाए पूरा एकदम हेडिंग डाल के बढ़िया। ठीक आगे बढ़ी बाबू, चला आवा कौन वाला क्वेश्चन है? हाँ, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी का मतलब है बाबू गिनती। लड़का गिनती जरूर अवश्य है, गिनती बिना कहीं कुछ होने वाला ना है। एक बारे में आप लिख सकाल खूब अच्छे से बढ़िया कि बच्चों को गिनती और गिनतारा अच्छे से आना चाहिए, ताकि इनका यहाँ पे प्रयोग होता है मात्रकों में और सभी जगह, इधर उधर सारी बातें जो है अच्छे से आप लिख दीजिएगा। और आप शायद एक और पूछ सकता है इसमें जो है, एक पूछता है औसत मीडियन या मोड, शायद ऐसे कुछ पूछता है ना, मीन शायद माध्य करके ना, माध्यांक माध्यांक एक माध्यांक करके पूछता है। तो माध्यांक वही क्या होता है? वही आपका औसत होता है। माध्यांक क्या होता है? वही आपका औसत होता है। जैसे आपका किसी भी विद्यालय को दे देगा इतने बच्चे हैं, तो आपका ABCD इतने बच्चे, जिसमें 8 बच्चे हुए, 8 बच्चों का कितना है? मान लीजिए 10 नंबर, 10 12 15 13 ऐसे नंबर है, तो उसको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? मान लीजिए आपका आ गया 200 आ गया, तो बच्चे कितने? 8। तो 200 से आप क्या करेंगे? 8 से आप 200 में भाग देंगे तो कितना देगा? 8 दूना 8 3 24, 8 दूना 16 हो गया, 4 बचेगा, 8 25 40, यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक, इसका औसत कितना देगा? 25 आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। ठीक बाबू, आगे बढ़े। आए जब अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत किसने दिया? एकर 8 9 नंबर एकर फिक्स है। मैंने चारों को देख लिया, ही कोहलर के देख लिया, स्किनर के देख लिया, पावलो को देख लिया, थांडाइक के देख लिया। अब कौन कौन केपर के प्रयोग कर लिए, कौन काव के देल है? जैसे कोहल चिंपैंजी, स्किनर चूहा कबूतर, पावलो कुत्ता और थांडाइक बिल्ली प्रयोग कर। एक ही जरूर पढ़ लिया। ठीक, यहमन से 8 नंबर मान के चला, कम से कम मान के चला 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो लघु उत्तरी में आ जाएगी, और 1 क्वेश्चन तो अत लघु उत्तरी में। तो कितना? 2 2 4 1 5,
एक थे तोहार मान के चला जाओ ना, एक थे या दो ही थे तोहार आ जाए ऑब्जेक्टिव वाले में, तो वह मान के 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर यही तोहार खाली एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये जो चारों फलाने फलाने काव के कहले हैं। ठीक, आगे बढ़ी बात। बालक पर वंशानुक्रम व वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, जैसे बालक जवन अपने माई दादा सीखी, जवन अपने मम्मी पापा सीखी, उका उ वंशानुक्रम के अंतर्गत आई। ठीक, और देखा है यार वातावरण का प्रभाव, और जवन चीज जवन लड़का अपने वातावरण अपने जो है आरी बगले और समाज से सीखी, वो आपका वातावरण का प्रभाव है। जैसे लड़का माई दादा अगर एमबीबीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो लड़का का बनी एकदम टपटेल पढ़ा वाला रही एकदम पूरा। ओहो मन वैसे रही, हम एमबीबीएस बनब, डॉक्टर बनब, फलाने बनब, इंजीनियर बनब, आईआईटीएन बनब, यूपीएससी की तैयारी करब। ठीक, वो हमन के लड़का रही। और दूसरा बात वातावरण का प्रभाव में का पड़ी, जैसे होकर माई दादा का हुआ किसान हुआ, अब वो लड़का का मजबूर है, तो उ का सीखी, तो उ पहले पहले तो खैले की व्यवस्था ना रही कायदे से, वो कहाँ सोच पाए कि हम आईआईटी की तैयारी करते, जेई मेंस का तैयारी करते, यूपीएससी की तैयारी कर, वो सोच नहीं पाई इतना। मान ला ओकर मोटिवेट भैल कत तो उसके दखल अच्छा फलाने जीएसटी इंस्पेक्टर होगी ना, अच्छा भैया कैसे भैया हम सीजीएल का तैयारी करता नहीं, कथुआ का सीजीएल, अच्छा भैया ई का होला, ई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होला एक, अच्छा कैसे होला, ऐसे ऐसे होला, हमहू पढ़ा मोटिवेट भईने, तो फलाने का भईने वातावरण से उ जवन है मोटिवेट होके उ लड़का का कैले तैयारी कैले, फिर तब अपन आगे बढ़। बात समझ में आई? ऐसे आप बालक में लिख सकल, खूब कायदे से लिखा एकदम, कौनो दिक्कत ना, एको नंबर ना कटी। काहे नंबर ना कटी? कंसेप्ट वह है, बस खाली तरीका भले चेंज हो गया। ठीक, आई जाब अगले क्वेश्चन पे। किसी भी अवस्था की आयु पूछ सकता है। हाँ भाई साहब, कौनो अवस्था जो से रही, जैसे अवस्था का अवस्था 3 प्रकार से है। आपका बाल्यावस्था, आपका जो है बाल्यावस्था, सॉरी शैशवावस्था, कौन सा शैशवा, शैशवा हो गया, बाल्या हो गया, फिर इसके बाद किशोरा, कौन सा किशोरा। ये 3 प्रकार का पावल जाला, अब तीनों एज आगे लिख दी है फटाक से, 0 से 5, 6 से 13 और सॉरी 6 से 12 और 13 से लेके 18। अगली बात समझ में चला, आगे बढ़ते हैं। मामला ई वाला ई एक नंबर पूछबे करिए, लगते हैं पूछ लिए किसी सॉरी पूछ लेगा कि बालक की अवस्थाएं कितनी होती हैं, नाम लिखिए, बस इतना पूरी, इससे ज्यादा कुछ ना। अगर इससे ज्यादा पूछी तो आ जाए लघुत्तरी में, सॉरी लघुत्तरी में तुरंत हेडिंग डाले बाल्यावस्था, फिर अमन देश का लिख दिया, बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में फलाने होता है, उसका जो है दूध का दांत उस बाल्या सॉरी शैशवावस्था में दूध का दांत निकलता है, उसके जो है शरीर जल्दी से विकास होता है, वो प्रारंभ के 2 से 3 माह में बहुत ही तेजी से उसकी वजन में वृद्धि होती है। ताम झाम लिखा दुनिया भर का एकदम, एक एक हेडिंग डाल के, सामाजिक में परिवर्तन जो है, उसके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, खौफ दवाई। ठीक, कौनो दिक्कत ना हुई, मामला आगे। अब आई जा आगे का अगला है क्वेश्चन आपका, अभिप्रेरण। अब अभिप्रेरण का होला, अभिप्रेरण का मतलब होला मोटिवेशन। तो किसी भी बच्चे को मोटिवेशन देना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। हर किसी को मोटिवेट करना चाहिए। कैसे मोटिवेट करना चाहिए? हाँ बाबू आप ये काम कर सकते हैं, आपके लिए ही बना है, आप इससे बेटर, आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। मतलब उन्हें इतना मोटिवेट कर दिया एकदम, वो काम एकदम धड़ा कितना आसानी से करे, उन्हें पता नहीं लगे कि बोझ मती। ठीक, अभिप्रेरण का बहुत जरूरी है। तो हर किसी बच्चे को जो सॉरी हर किसी टीचर को, आप भी टीचर बनेंगे भविष्य में, तो आप भी क्या करेंगे, बालक को क्या करेंगे, अभिप्रेरणा देंगे, यानी कि उसे मोटिवेट करेंगे। ठीक, तो कैसे मोटिवेट करेंगे, आप क्या लिखेंगे? अभिप्रेरणा का अर्थ ही होता है कि मोटिवेशन, या उसका इंग्लिश वर्जन शब्द होता है, इसका मतलब होता है प्रेरित करना, या किसी भी शब्दों या किसी भी वाक्य या किसी तत्व के माध्यम से हम जिस किसी भी बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, तथा वह बच्चा उस कार्य करने में क्या करता है, आसानी महसूस करता है, तथा वह कार्य आसानी से कर लेता है, यह क्रिया आपका अप्रेरण कहलाता है। ठीक, ये हो गई परिभाषा। एक सेकंड थोड़ा हम पानी पी लें। बात समझ में आई? आज आप अगला पे
अगला है सीखने के पठार से आप क्या समझते हैं। सीखने का पठार क्या होता है, हमने अभी बताया। यह 3 प्रकार का होता है, धनात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र तथा मिश्रित वक्र। जैसे लड़का अगर कौनो खूब तेज सीखत है तो ओकर धनात्मक वक्र जाई। दूसरा का होला, दूसरा आपका ऋणात्मक वक्र माने ऐसी ऐसी जात ऐसे गिर जाई। तब मिश्रित वक्र क्या होला, ऐसे ऐसे जा ऐसे 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 बीचों में ऐसे रही, ऐसे बीचों में रही। यानी कि वो लड़का सीखतो है भुलातो है, सीखतो है भुलातो है। और जो धनात्मक वाला जो लड़का रही वो खाली सीखा था, खाली ओकरे कुल आवत है, एकदम को भुलाता है ना है। और ऋणात्मक वाले में पहले वो लड़का सीखल है, अब धीरे धीरे भुलात है। अब जब भुलात है तो एक मतलब ओका पठार का हो, एकदम पठार की तरह बन जाए, यानी ऐसी बन जाए, सीखने का पठार ऐसी हो जाए। ठीक, बात समझ में आई आगे। यानी कि यह एक प्रकार का मात्रक होता है किसी बच्चे का सीखने का कितना क्या लेवल है, ये पठार जो है दर्शाता है। ठीक, अगला है जी, लेकिन ये सब किथों में आई, ये सब आपके लघु उत्तरी में आई भाई साहब। ठीक, आई जब अगला, वाटसन ने संवेग को कितने भागों में बांटा है। वाटसन ने संवेग को कितने भागों में बांटा है। वाटसन ने संवेग को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन, पहला है क्रोध है, सॉरी सॉरी 1 मिनट, क्रोध नहीं, उसमें आपका आ जाएगा संवेग में क्रोध, दया और प्रसन्नता, ऐसे ही कुछ होता है शायद। 3 भागों में बांटा गया ना, एक बार देख लेना आप। ठीक, तो उन तीनों को आप हेडिंग डालिएगा, इसके बाद उसको लिख डालिएगा। ठीक, अब इसको हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वाटसन ने 3 भागों में तो बांटा, शायद हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि संवेग में आपका देखिए क्रोध भी आ जाएगा, आपका प्रसन्नता भी आ जाएगा, आपका दया भी आ जाएगा, शायद यही तीनों होगा। हालांकि आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान या अवधान से आप क्या समझते हैं। जैसे अगर कौनो चीज में ध्यान या मन ना लगन तो काम का होई, लेट होई, तन को मन ना लगे। यह बारे में लिखा है कि अगर बच्चे को ध्यान से जो है कोई भी कार्य कराना है या पढ़ाना है तो उसको क्या करना, उसके साथ एंटरटेनमेंट के साथ उसको पढ़ाना चाहिए, उसको बोरिंग ना महसूस हो। इस प्रकार का ऐसा आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक, इसके बारे में भी आप सीरीज से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और सीखने की कोई एक परिभाषा, यानी कि अधिगम की कोई एक परिभाषा या सीखने की कोई एक परिभाषा आप दे दीजिएगा किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक, अगर आपने इतना कर लिया तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन है कि जो आपको पेपर में मिले ना। और इतने में से जैसे हमने जितना क्वेश्चन केवल बताया, अगर आपने इतना ही रट लिया, केवल इतना, यानी कि हमने टोटल कितना क्वेश्चन बताया, सॉरी हमने यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन लिखा ना, 20 क्वेश्चन लिखा ना। अगर आपने 20 क्वेश्चन अगर सेम केवल यही रट लिया आपने, तो आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन यही में से छाप के भाई साहब, 15 क्वेश्चन यही वीडियो में से नहीं छाप के आप माने 15 दूनी 30 नंबर यहीं से ले लिया एक वीडियो से। बात समझ में आई। और ना आया अगर मान ला 15 क्वेश्चन, तो आए के कमेंट बॉक्स में हमें गरिया खेल जाया, या फलाने इसे कह ले आना, अभिषेक सर इसे कह ले आना, चिल्ला चिल्ला चाहे जहां जाए कह दिया। ठीक, एकदम कमेंट बॉक्स एकदम खुलल रही, कोनो दिक्कत ना है। अच्छा, एक पीडीएफ लेवे खातिर टेलीग्राम चैनल का नाम है इनकारनेशन क्लासेज @इनकारनेशन क्लासेज, है ना। यहाँ से भी आप जो है जुड़कर जो है आप जो है इसका पीडीएफ को आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। और कोई भी आपको अगर दिक्कत हो, कोई आपको परेशानी हो, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है, एक बार देखते हैं, एक बार हम लिख देते हैं 89 48 25 41 04, क्योंकि हम इस पर पीडीएफ वाले पे लिख नहीं पाए थे ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर। होप है आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।